कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों का पहली क्लास में, यानी पहला जो टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, आज उसके उदाहरणों को हम बताएंगे आप लोगों को। उसके उदाहरण क्या क्या हैं, यानी अपवर्तन के उदाहरण को आज विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए, इसका पहला उदाहरण आप लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं, ये ले लीजिए। एक कांच का कोई बीकर ले लीजिए और उसमें जल भर दीजिए। कांच का हो या स्टील का भी होगा तब भी चलेगा, ऊपर से देखना है। इसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। पेंसिल डाल दिए, जो पेंसिल आप इसमें डालेंगे वो ऐसा प्रतीत होगी कि उठी हुई है थोड़ा सा। अब उठी हुई प्रतीत क्यों होती है? जबकि वह अपनी ही अवस्था में है, यानी जो मुख्य अवस्था उसकी है वो वहीं पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी स्थिति से थोड़ा सा उठ गई है। इसका मतलब इसे रहना चाहिए था यहाँ पर। देखिए, यहाँ से मान लीजिए हम देख रहे हैं, या फिर आप में से कोई देख रहा है, या कोई व्यक्ति जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो यहाँ से देख रहा है। तो जो प्रकाश की किरण होगी इसके लिए यहाँ से आएगी, यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चली जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। यही कारण है, देखिए ये यहाँ से आई है और फिर माध्यम सघन होने के कारण अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक रही है। झुकने का मतलब जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो इसका जो तल है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये पेंसिल उठी हुई है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा है, जैसे मान लीजिए ये जब सूर्य डूब रहा हो और पृथ्वी पर कोई व्यक्ति हो, ये पृथ्वी है, और यहाँ सूर्य छिप रहा है, मान लीजिए यहाँ पर। और एक स्थिति ये दूसरी वाली है, ये आभासी स्थिति ए डैश है और ये इसकी वास्तविक स्थिति ए है। यहाँ से देखिए, जब किरण हमारे पास तक पहुँचती है, यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहा है, तो जब इसके पास तक जो किरण पहुँचेगी ये यहाँ कई माध्यमों से होकर के गुजरती है। वायु की कई स्थितियों से होकर के ये हमारे पास तक पहुँचती है, इसलिए ये अपने मार्ग को वक्रकार बना लेती है, यानी वक्र के आकार का। और यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि ये सीधे आ रही है, सीधे यहाँ से आ रही है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सीधे ही देखते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण ही किरणों का जो सात रंग है उसका अवशोषण हो जाता है, और ये सूर्य जब निकल रहा हो या डूब रहा हो तब हमें अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है। ये दो पॉइंट हो गए। और एक तीसरा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। अब बताइए, तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, बहुत अधिक दूरी पर हैं। यहाँ से पृथ्वी पर से हम अगर उनको देखेंगे तो हमारे पास तक आने में जो उनकी किरणें हैं बहुत ज़्यादा दूरी तय करेंगी। ज़्यादा दूरी तय करेंगी तो कुछ किरण इस प्रकार से आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, कुछ किरण यहाँ से ऐसे, यानी ये जो किरणें हैं एक दूसरे से
टकराती हुई आएंगी और हमारे पास तक पहुंचने में जो तारों की स्थिति है उसका सही अनुमान नहीं लग पाता है। और हम देखते किधर से हैं, एकदम सीधा देखना चाहते हैं, तो चाहे इधर से देखिए या फिर इस वाले को देखिए, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये तारे अपने स्थान पर गति कर रहे हैं। गति करने का मेन कारण यही अपवर्तन है। अपवर्तन का मतलब जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो अपने पथ से भटकेंगी या फिर अपने पथ से विचलित होंगी, यानी अपना पथ ये चेंज करेंगी। और जब चेंज करेंगी और कई प्रकार की किरणें, यहाँ से कई तारे हैं, तो सभी तारों की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग दिखाई देंगी। इसके बाद वाला जो पॉइंट है, सूर्यास्त के समय भी यही स्थिति होती है और सूर्योदय के समय। अब देखिए इसके लिए पेंसिल वाला जो उदाहरण था, इसमें द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, द्रव का अपवर्तनांक, ये पेंसिल की वास्तविक गहराई तो नीचे होगी और ये थोड़ा सा ऊपर उठ करके दिखाई देगी। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी द्रव का अपवर्तनांक उसमें डाले गए किसी पदार्थ की वास्तविक गहराई, पदार्थ की या वस्तु की वास्तविक गहराई और वस्तु की आभासी गहराई। वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है क्या? द्रव का अपवर्तनांक। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं परीक्षाओं में, तो इसका एक न्यूमेरिकल देखिए आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर। किसी पदार्थ का मान लीजिए अपवर्तनांक दिया गया है 1.3 और वस्तु की वास्तविक गहराई है 5 सेंटीमीटर। इसकी आभासी गहराई को ज्ञात करना है। आभासी गहराई को ज्ञात करिए। तो इसके लिए इसी फार्मूले का प्रयोग होगा, द्रव का अपवर्तनांक बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी। तो अपवर्तनांक कितना है? n दिया गया है, n बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई कितना दिया गया है? वस्तु की वास्तविक गहराई और बटे में वस्तु की आभासी गहराई। इसलिए n का मान 1.3 है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है और आभासी गहराई इसको h मान लीजिए। अब h बराबर क्या होगा? अतः h बराबर हो जाएगा 5/1.3। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब इसको भाग करिए, 5 में भाग करना है 1.3 से।
तो कितनी बार जाएगा, या फिर दशमलव को छोड़ करके पहले भाग कर लीजिए। 5/1.3। पाँच भागे 1.3 है, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 50/13। अब 50 में 13 से भाग कर लीजिए, 13 तिया 39 होगा। 11 आ गया, फिर दशमलव लगाइए, 104 हो गया। 13 8 104, 13 9 117 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार ले जाओगे। अब बचेगा कितना, 6 बच गया। तो ये लगभग कितना आ गया, 3.8 सेंटीमीटर। ये आभासी गहराई है, यानी कितना सेंटीमीटर उठ जाएगी। देखिए वस्तु की जो वास्तविक गहराई है कितना है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये उठ जाएगी जब हम इसको बाहर से देखेंगे या फिर हवा में, ये जल में रखी गई है या किसी द्रव में रखी गई है जिसका अपवर्तनांक कितना था, 1.3। तो वस्तु 5 - 3.8 करिए, कितना होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 1, यानी 1.2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी अपने स्थान से, 1.2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी वस्तु। अतः स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु को द्रव में रखते हैं तो अपनी वास्तविक जो गहराई है उससे कुछ ऊंचाई पर उठ जाती है, और जिस ऊंचाई का जो मान है, यानी जितनी ऊंचाई पर उठेगी वो इसके द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊंचाई पर दिखेगी, अगर अपवर्तनांक कम है तो कम ऊंचाई पर दिखेगी। चलिए इसके बाद अपवर्तन के नियम के जो अनुप्रयोग थे समाप्त होते हैं। अगला टॉपिक अगले दिन। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें लेंस और उनसे संबंधित परिभाषाएं बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।